नमस्कार दोस्तों। यह शख्स रुकने वाला नहीं, यह शख्स थमने वाला नहीं, यह शख्स शांत बैठने वाला नहीं। जी हां, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। वो झूठ नहीं बोलता, वो नफरत नहीं फैलाता, वो लोगों को जोड़ने का काम करता है और रचनात्मक करने पर यकीन रखता है। वो हाथरस जाता है, वहां के पीड़ितों से मिलता है, वहां के दर्द को समझता है, उस पर राजनीति नहीं करता। वहां के मुख्यमंत्री से आग्रह करता है कि अधिक से अधिक दिल खोल के मदद कीजिए, क्योंकि ये मरने वाले गरीब लोग हैं, जो पीड़ित हैं वो गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं, और जल्दी मदद कीजिए, क्योंकि यदि मदद में देरी हो गई तो काम खराब हो जाएगा। वो राहुल गांधी वहां भले ही ये कराता हो, पर वहां की सरकार मुख्य आरोपी उस बाबा को बचाने के लिए पूरा जोर लगा देती है, और उसके लिए जो कमेटी बनाती है, सीधी सी बात होती है कि उसे बचाना है, बाकी सब आई बॉस। तो वह हम देख रहे हैं। राहुल गांधी गुजरात जाते हैं, गुजरात जाकर के उन पीड़ितों से मिलते हैं जो तमाम ब्रिज हादसे हो या तमाम दूसरे हादसे हो, गेमिंग जोन का हादसा हो, उन सब से मिलते हैं, उनके दर्द को साझा करते हैं, उनके लिए आवाज बनते हैं, और उनको कैसे मदद करनी है, उनके लिए कैसे लड़ना है, इसकी रणनीति बनाते हैं, राजनीति नहीं करते। वो अपने उन कार्यकर्ताओं की बात करते हैं जिन पर हमले होते हैं, वो बात करते हैं कि कैसे उस राजनीतिक सत्ता को उखाड़ फेंकना है जो फांसीवादी, जो हमले कराती है, जो निर्दोष कार्यकर्ताओं को जेल भेजती है और उन्हें घायल करती है, जो दफ्तर तोड़ती है। तो उन्हें सबक सिखाना है, उस जगह वह राजनीति करना है। वह असम जाता है, असम में वहां के पीड़ितों से मिलता है। वहां बाढ़ में जो 30 लाख लोग फंसे हैं, परेशान हैं, बेघर हो गए, उनके दर्द को सुनता है, उनको कैसे मदद की जाए इसके लिए अपनी पूरी टीम लगाता है, और उनके लिए हर वो करता है जो एक सच्चे व्यक्ति को करना चाहिए। वहां वो राजनीति नहीं करता है। वहां के बाद वो मणिपुर जाता है, मणिपुर के पीड़ितों से मिलता है, उनके दर्द को सुनता है, उसे साझा करता है। उसके बाद में राज्यपाल से मिलता है, राज्यपाल को बताता है, असंतोष जाहिर करता है कि जो उम्मीद थी कि 14 महीने में उन्हें न्याय मिलेगा, उस दिशा में कुछ नहीं हुआ, प्रोग्रेस नहीं हुई है, लोग अभी भी उस स्थिति में, और सामंजस्य बनाने का कोई काम नहीं हुआ। उसको लेकर के वह बात करता है, लेकिन राजनीति नहीं करता, पत्रकारों के राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं देता। वो कहता है आज सिर्फ एक बात, कि इनके न्याय की बात करें, इनके साथ नाइंसाफी। वो आता है और फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली पहुंच जाता है। वहां जाता है, वहां पे चुरवा हनुमान जी, वही हनुमान जी जिनका मैंने भी जिक्र किया था कि जब मैं वोटिंग हो रही थी जिस दिन रायबरेली की, उस दिन वहां जब घूम रहा था तो चुरवा हनुमान जी की बड़ी मान्यता है, और वहां पर राहुल गांधी ने मत्था टेका था। मैंने उसी दिन कहा था कि चुरवा हनुमान जी ने आशीर्वाद दे दिया, राहुल गांधी
3 से 5 लाख वोट से जीतेंगे। और आपके सामने नतीजा है। आज मैं कह रहा हूं कि वो चुरवा हनुमान जी को जब वो लखनऊ एयरपोर्ट से उतर के वहां पहुंचते हैं तो पहले उनको सलामी देते हैं, उनकी आरती, और उसके बाद में रायबरेली निकल पड़ते हैं। सबसे पहले जाते हैं किसानों के शहीदी स्थल पर, जहां एक वक्त में गोलियां चलाई थी अंग्रेजों ने, 700 किसान मारे गए, 1500 से अधिक किसान घायल हुए थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी लड़ाई लड़ने आए। वो 103 साल पुराने किस्से को वहां मत्था टेकते हैं, वहां पर वो पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और उसके बाद वो मिलते हैं उस अंशुमान सिंह के परिवार से जिसको अभी कीर्ति चक्र मिला। शहीद हुआ था वो युवक, पूरा जज्बा था। उसकी बिल्कुल नौयौवना पत्नी दर्द से कराह रही थी। राष्ट्रपति भवन में जब वो ले रही थी और रो रही थी, उस वक्त राहुल गांधी ने उनसे बात की थी, उन्हें नंबर दिया था और उनका नंबर लिया। आज वो उनसे मिले, उनसे बात की। उनकी मां ने भी कहा कि ये अग्निवीर बंद होना चाहिए, यह अन्याय है सैनिकों के साथ। सैनिक 2 तरह के शहीद नहीं हो सकते। मेरा बेटा शहीद हुआ है, मैं चाहूंगी कि किसी का बेटा शहीद हो, लेकिन जब वो ये कह रही थी, उसी वक्त जम्मू कश्मीर में 5 जवान हमारे शहीद हो रहे थे। उसके पहले हमारे 3 जवान शहीद हो चुके, लगातार शहीद हो रहे। और जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, 9 जवान शहीद हो चुके, 1 दर्जन से अधिक घायल हैं। और उसके बाद सरकार खामोश मस्ती कर रही। राहुल गांधी लेकिन रुकने वाले नहीं थे। वो एम्स रायबरेली गए, उसके निर्माण और दूसरी प्रगति के कार्यों का जायजा लिया, कैसे कितनी जल्दी कितना बेहतर हो उसके लिए बात की, तमाम प्राधिकारियों से चर्चा की और लोगों से मिले, वहां अपने मतदाताओं से मिले, उनसे बात की, उनको समझा, अपने कार्यकर्ताओं से मिले और हर एक की बात सुनी, समझी, क्या और करना है, उसके लिए क्या दिशा निर्देश क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा की उन्होंने। और जब वो इस पर चर्चा करते हैं तब आप समझ सकते हैं, यही तो लोग चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से। आप बताइए, नरेंद्र मोदी कितने बार चुनाव जीतने के बाद वाराणसी गए वहां करने, वही जिसे क्योटो बनाने की बात कहते थे, वहां पानी भरा हुआ है। हालत यह है कि वो पूरा शहर ही गंदे नाले में तब्दील हो गया है, यह दशा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 1 महीने में क्या किया है? नरेंद्र मोदी 1 महीने में इटली की सैर पर गए, इटली सैर करके आए। उसके बाद में वो रसिया जाते हैं, रसिया में उस शख्स से गले मिलते हैं जिसके हाथ खून से सने, उस पुतिन से, उससे अपने रिश्ते गिनाते हैं और बताते हैं कि मैं अपने 10 साल के कार्यकाल में 6 बार रसिया आया, 17 बार पुतिन से मिला। लेकिन भारत को उससे क्या फायदा? उल्टा रसिया को उस वक्त में फायदा हुआ जब वो मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा। फायदा हुआ अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को, जिन्हें वहां से सस्ता क्रूड ऑयल मिला और उसके बूते उन्होंने भारी मुनाफा कमाया। उन्होंने न सिर्फ भारत में, भारत के बाहर भी मुनाफा कमाया। अब आप समझ सकते हैं। इसके अलावा भारत के तमाम सारे युवा वहां पर झूठ बोलकर ले जाए गए और उन्हें सेना में डाल करके उनको मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। यह हुआ। नरेंद्र मोदी चीन भी 5 बार गए,
वहां के राष्ट्रपति से भी 18 बार मिले। लेकिन क्या हो रहा है, अभी सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं कि चीन ने लद्दाख में पेंगोंग झील के पास का हमारा एक बड़ा इलाका कब्जा कर लिया है और वहां पर खुदाई कर रहे हैं, बंकर बना रहे हैं और न जाने क्या क्या कर हमारे इलाके में घुस के 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का इलाका वो कब्जा कर चुके हैं। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं। जब हम युद्ध भी हारे थे 1 इंच हमने जमीन नहीं दी थी, 1 इंच भी हमारा नहीं गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सब कर दिया। हमने तो चीन से छीनकर सिक्किम को भारत में मिला दिया, हमने चीन से छीनकर नेफा को भारत का अरुणाचल प्रदेश बना दिया, हमने 2 बार चीन को हराया, नाथुला में, सिक्किम में। अब आप समझिए इस तरह की स्थिति। तीसरी बार हमने उसे मजबूर कर दिया कि वो कुछ ना कर सके और नेफा को मिलाया। हमने तो कभी सरेंडर नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरेंडर कर देते हैं, सारा बिजनेस चीन को दे देते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है कि हिंदुस्तान बेरोजगार हो जाता है, बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 9 पॉइंट समथिंग राउंड फिगर में कहें तो 10% बेरोजगारी दर है भारत। और उसके बाद में सरकार झूठ बोलती है, कहती है 6% की ग्रोथ हो रही है एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार देने, जबकि 5.5% थी 2014 में बेरोजगारी दर। तो झूठे आंकड़े तैयार करना, झूठे काम करना। क्या हुआ है? जब से 1 महीना हो गया है नरेंद्र मोदी को घूमते फिरते नफरत के और झूठ बोलने के भाषण देते के अलावा कुछ नहीं किया है। आज आप देखिए कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, जिसे कह रहे थे संसद में, कह रहे थे, बड़ा बखान कर रहे थे। हमारे जवान भी मारे गए, लोग भी मारे गए, कुछ आतंकी भी मारे गए, लेकिन उससे बड़ा नुकसान हमारा। और फिर इतना बड़ा भीषण रेल हादसा हुआ, जिस रेल की बात करते थे कि इतने 1000 करोड़ रुपया हमने लगा दिए हैं, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो आप देखिए कंचनजंगा हमने देखा, हमारे कैसे दर्जनों लोग मरे, कैसे बाढ़ से हमारे देश में अब तक 300 से अधिक लोग मर चुके हैं। तो वो लोग मरे हैं, उस तरह से मरे। असम में मौत हो रही है लगातार। और जैसा मैंने बताया कि 30 लाख लोग बेघर हुए पड़े। मणिपुर में 14 महीने से हमारे देश के 60 से 70 हजार लोग बेघर हुए पड़े हैं, दर बदर हैं। इस तरह के हालात। इसके बाद नीट पेपर का लीक हुआ, नीट यूजी पेपर निरस्त हुआ, नीट यूजीसी नीट पेपर निरस्त हुआ, फिर ज्वाइंट सीएसआर यूजीसी पेपर निरस्त हुआ, फिर तमाम पेपर लीक हो गए। भर्तियां हो नहीं पा रही, पेपर लीक हो रहे। तो बेरोजगारी क्यों नहीं हो? तो यह फौज है बेरोजगारों की। महंगाई की दशा यह है कि चाहे दाल हो, दूध हो, सब्जी हो, कोई भी चीज हो, टोल हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो महंगी नहीं हुई है। और रुपया हमारा गर्त में चला गया है अब तक के इतिहास में, कभी ऐसी स्थिति नहीं थी। यह हालत है। और इसके बाद जब ये सारे हालात हो तो प्रधानमंत्री अपना पल्ला झाड़ के विदेश की सैर कर रहे हो, तमाम कहानियां बता रहे हो और बचा रहे होते हैं आरोपियों को। तो वह दिन हमें देखने को लिखा था और वह स्थिति होती। तो जब यह हालत हो तो आप मान जाइए कि इस देश ने एक बड़ा बुरा दौर देख लिया,
बुरा दौर इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कभी मेलोडी करता है, कभी चीन से गलबैया करता है और अपना सब लुटवा देता है, कभी उस रसिया से जाकर के गले लग जाता है जो रसिया आदमखोर है, और वो कभी इजराइल के आगे मत्था टेकता है जो फिलिस्तीन और गाजा में जो कर रहा है उससे ज्यादा दुखद स्थिति नहीं। भारत को क्या मिला? भारत को मिली बेरोजगारी, जो 5.44% की बेरोजगारी थी वो आज करीब 10% हो गई। यह दशा है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे कोई और सेक्टर हो, हर जगह रोजगार तो खत्म हो गए। किसकी बात करें? तो यह स्थिति, सुप्रीम कोर्ट तक ने मान लिया कि नीट पेपर लीक हुआ था, बावजूद इसके प्रधानमंत्री को कौन सुना? तब आवाज दबाने के लिए, सच को दबाने के लिए क्या होता है? पत्रकारों को जेल में डाल दो, इनको जेल में डाल दो, इन पे FIR दर्ज कर लो, इनको परेशान करो, इस तरह के खेल चलते हैं। और ऐसे ही खेल चल रहे हैं। अभी शामली में 2-3 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से थे, उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, उन पर अत्याचार होगा, मॉब लिंचिंग होगी, उनके घर में घुस के मॉब लिंचिंग होगी। कहने को तो ये बड़ा अपराध बना दिया है, लेकिन हो बिल्कुल उलट रहा है। तो इस तरह की दशा, जब यह दशा हो तो सचमुच आता है कि मणिपुर हिंसा का कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का? कौन जिम्मेदार है इस देश के उत्पादन सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद करने का, इस देश के MSME सेक्टर को बर्बाद करने का, इस देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का, इस देश के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का? कौन है? कौन है ऐसा जो इतना भ्रष्टाचार किया है? कभी पुल गिर रहा है, कभी एयरपोर्ट गिर रहा है, कभी कुछ और गिर रहा है, सड़कें धंस रही हैं, लोग मर रहे हैं। कौन है जिम्मेदार कि हमारे सैनिक दिन प्रतिदिन रोज मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, अग्निवीर आत्महत्या कर रहे हैं, और इस देश का प्रधानमंत्री सैर कर रहा है। लड़कियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं और वो मेलोडी कर रहा है। जब जय दशा निश्चित रूप से चिंताजनक होती है कि हमने प्रधानमंत्री चुना है या एक कोई ड्रामे का किरदार चुना है, मदारी चुना है। सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि अब राहुल गांधी तो चल पड़ा है। वह नेता विपक्षी दल ही नहीं है, वह जननायक भी है। जनता के हर दर्द को महसूस कर रहा है और उसके लिए लड़ता और पहुंचता दिखाई दे रहा है। जनता के पास, उसके पास जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो कर रहा है। इसलिए ये बंदा तो अब रुकने वाला नहीं। जय